नमस्कार विद्यार्थियों। हम पिछले लेक्चर में मौर्य प्रशासन की बात कर रहे थे। आज हम मौर्य प्रशासन को आगे बढ़ाते हुए इसमें सबसे पहले न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए, कल भी थोड़ी सी हमने बात की थी कि मौर्य काल के अंतर्गत दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय और दूसरे कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो न्यायालय थे वो दीवानी न्यायालय होते थे और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय होते थे। दीवानी मामले जो सिविल मामले होते हैं वो धर्मस्थीय न्यायालय में ले जाए जाते थे और जो लड़ाई झगड़े मारकूट चोरी डकैती आदि से संबंधित जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले अर्थात कंटक शोधन न्यायालय में ले जाए जाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मौर्य काल में न्यायपीठ व्यवस्था विद्यमान थी। न्यायपीठ व्यवस्था का तात्पर्य ये है कि जो सम्राट होता था, राजा होता था, वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और उसके नीचे अनेक न्यायाधीश या न्यायालय होते थे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों में, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी न्यायपीठ व्यवस्था विद्यमान थी। सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी होता था वो राजा स्वयं होता था और उसके नीचे अन्य स्थानीय स्तर पर अन्य न्यायाधीश और न्यायालय होते थे। तो इस प्रकार से न्यायपीठ व्यवस्था विद्यमान थी। राजूक और व्यवहारिक ये इस प्रकार के न्यायिक अधिकारी होते थे। राजूक और व्यवहारिक एक तरह से न्यायाधीश होते थे। संग्रहण और द्रोणमुख ये स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय थे। अभी हमने बात की थी कि न्यायपीठ व्यवस्था विद्यमान थी, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और नीचे के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधीश होते थे। इसी के अंतर्गत जनपद और स्थानीय स्तर पर जो न्यायालय होते थे उन्हें द्रोणमुख और संग्रहण नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से मौर्य काल में न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से विद्यमान थी। आगे हम बात कर रहे हैं राजस्व प्रशासन की। तो देखिए, राजस्व प्रशासन, राजस्व का तात्पर्य है कि जो प्रशासन चलाने के लिए जो पैसा आता था वो कहाँ से आता था, किस प्रकार से आता था। करों के विषय में यहाँ पर बात की गई कि कहाँ से कर जो थे वो जनता से किस प्रकार के कर लिए जाते थे या कहाँ से पैसा इसमें प्रशासन के लिए जो है अर्जित किया जाता था। तो यहाँ पर राजस्व विभाग जो है, राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो समाहर्ता कहलाता था। समाहर्ता। और जो राजस्व के स्रोत थे, राजस्व के स्रोत अलग अलग थे। देखिए, राजस्व के जो प्रमुख स्रोत थे उनमें दुर्ग से तात्पर्य है नगरों से प्राप्त आय, नगरों से जो आय प्राप्त होती थी उसको दुर्ग नाम दिया गया है। दूसरा है राष्ट्र, राष्ट्र से तात्पर्य है जनपदों और ग्रामों से, ग्राम और जनपदों से जो आय प्राप्त होती थी उसको राष्ट्र नाम दिया गया है। व्रज, व्रज से तात्पर्य है पशुओं से प्राप्त आय, जो पशुओं से जो भी राज्य को आय प्राप्त होती थी वो व्रज नाम से जानी जाती थी। सेतु, सेतु का तात्पर्य फल फूल आदि सब्जियों वगैरह से जो आय प्राप्त होती थी उसे सेतु नाम दिया गया है। दूसरा है, इसके अलावा है वने, वने से अर्थात जंगलों या वनों से प्राप्त जो आय होती थी उसे वने कहा गया है। खाने, खानों से प्राप्त आय, जो माइंस होती है उनसे जो आय प्राप्त होती थी उन्हें खाने कहा गया है। और जो आयात निर्यात होता था उससे जो आय प्राप्त होती थी वही राजस्व के प्रमुख स्रोत थे मौर्य काल में। इसके अतिरिक्त जो राजकोष का प्रमुख अधिकारी होता था, राजकोष जहाँ पर धन इकट्ठा होता था उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सन्निधाता कहलाता था। तो इस प्रकार से ये एक तरह से राजकोषीय अधिकारी था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, वो राजस्व का लेखा जोखा अपने पास रखता था कि कितना राजस्व आया है और कितना गया है। जबकि सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, उसी के पास पैसा जमा किया जाता था और उसी से बाहर निकाला जाता था। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि प्रांतीय प्रशासन, अभी तक हमने केंद्रीय, ये सब केंद्रीय प्रशासन की हमने बात की। अब हम प्रांतीय, जो आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो था वो प्रांतों में विभक्त था, साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे जबकि अशोक के समय 5 प्रांत हो गए थे। आपको पता ही है, जैसा कि आपको विदित है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो कलिंग को उसने अपना 5वां प्रांत बनाया था, इसलिए अशोक के समय 5 प्रांत हो गए थे। तो देखिए 5 प्रांत कौन से थे। उत्तरापथ, उत्तरापथ उत्तर के अंतर्गत जो था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। तीसरा था मध्य देश या प्राची जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चौथा था अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और 5वां जो प्रांत अशोक ने बनाया वो था कलिंग जिसकी राजधानी तोसली
बनाई गई थी। तो इस प्रकार से ये 5 प्रांत थे अशोक के समय, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 ही प्रांत थे। अब ये प्रांतों का जो प्रमुख अधिकारी होता था, वो प्रांतों के प्रमुख अधिकारी के तौर पर राजकुमार को ही लगाया जाता था अधिकांशतः। तो प्रशासक जो होता था यहाँ का, वो राजकुमार होता था प्रांतों का, और इसकी सहायता के लिए प्रांत के अंतर्गत अन्य अधिकारी, अमात्य वगैरह अन्य अधिकारी होते थे, जो इसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतों को जो है आहार या विषय अर्थात जिलों में विभाजित किया गया था, और आहार या विषय अर्थात जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन की। हमने पहले ही बात की थी, जो मौर्य प्रशासन हम पढ़ रहे हैं उसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। तो देखिए स्थानीय प्रशासन में क्या है, आहार या जो विषय है, आहार या विषय को और अधिक आगे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है, वो बांटा गया है जनपद एवं ग्रामों में। आहार या विषय को जनपद में बांटा गया है और जनपद ग्रामों में विभक्त थे, अर्थात प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम से बड़ी इकाई जनपद। तो जनपद और जो ग्राम का प्रशासन है वो स्थानीय प्रशासन में आता है। तो यहाँ पर देखिए जनपद का जो प्रमुख अधिकारी होते थे जनपद के, वो प्रदेष्टा, राजुक एवं युक्त होते थे। ये 3 अधिकारी होते थे जो विभिन्न कार्य देखते थे, जैसे भूमि, न्याय और लेखा संबंधी कार्य। ये 3 अधिकारी जनपद में होते थे और ये इस प्रकार से भूमि, न्याय और लेखा संबंधी कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, वो ग्रामिक कहलाता था। और इसके साथ साथ जनपद और ग्रामों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करने वाले 2 अधिकारी होते थे, जिन्हें गोप एवं स्थानिक कहा गया है। तो यहाँ पर जनपद और ग्रामों के मध्य मध्यस्थता का तात्पर्य है कि ग्राम की सूचनाएं जनपद तक पहुंचाना और जनपद की सूचनाएं ग्रामों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था, गोप एवं स्थानिक नामक अधिकारी करते थे। एक तरह से ये जनपद एवं ग्रामों के मध्य मध्यस्थ थे। तो इस प्रकार से हमारा मौर्य प्रशासन कंप्लीट होता है आज। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधारों की, जो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। धन्यवाद।